सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पिछले प्रकरण में कैदी और कोकिला पढ़ा था और आज हम कृतिका, जो कि हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है, उसमें पार्ट 2 मेरे संग की औरतें हमने PT 1 के लिए पढ़ा था और अब PT 2 के लिए हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में रीढ़ की हड्डी को, जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होती है, उसको लेकर एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित उसके चरित्र की बात की गई है, जिसमें लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी ने बहुत ही सुंदर एक नाटक के एकांकी के माध्यम से वर्णन किया है। आइए पढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी। प्रस्तुत एकांकी। ये कैसी गद्यविधा है? ये एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। ये एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है कि एक लड़की के विवाह के लिए कैसी सामाजिक समस्या उसके समक्ष आ खड़ी होती है। इस एकांकी में वुफल 6 पात्र हैं। टोटल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनका नौकर रत्न, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद और शंकर। पूरा एकांकी एक मामूली से सजे कमरे में खेला गया है। ये एकांकी एक मामूली से उमा के घर के एक कमरे में खेला गया एक नाटक है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। उमा अब शादी लायक हो चुकी है और उसे देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया गया है। इतने में ही वहाँ प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुँह फुलाए पड़ी हुई है। प्रेमा रामस्वरूप की पत्नी और उमा की माँ। वो कमरे में आती है और रामस्वरूप और उनका नौकर रतन कमरा सजाने में लगे हुए हैं और प्रेमा आकर कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुँह फुलाए पड़ी हुई है। तभी रामस्वरूप कहते हैं उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। मीन्स उसको समझाने बुझाने के लिए किस मर्ज की दवा है। कौन? उसकी माँ प्रेमा। जैसे तैसे वे लोग मान गए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार चली जाए तो मुझे दोष मत देना। वो कहता है, रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को समझाता है कि इतनी मेहनत के बाद लड़के वाले मान गए हैं और अगर सारी मेहनत बेकार चली गई तो तुम मुझे दोष मत देना। तब प्रेमा कहती है कि तुमने ही उसको पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा लिया है। मैंने तो पाउडर उसके सामने ला कर रखा है, पर वह इन सब चीज़ों के इसे नफ़रत करती है। रामस्वरूप कहते हैं, ना जाने इसका दिमाग कैसा है। उमा पढ़ी लिखी लड़की है, उसने BA पास किया है, परंतु रामस्वरूप लड़के वालों को 10वीं तक पढ़ी हुई बताते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए था? ये सब गलत था। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है। रामस्वरूप ने नौकर रत्न को मक्खन लाने के लिए भेजा है। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर की ओर बढ़ रहा है। वह मालिक को बताता ही है कि थोड़ी देर में दरवाज़ा खटकता है और दरवाज़ा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से करते हैं। अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब, बिज़नेस की बातचीत की जाए। वे शादी विवाह को एक बिज़नेस मानते थे। मतलब उनकी सोच ऐसी थी, भले ही वो पेशे से वकील थे, गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी। और वैसे तो रामस्वरूप भी पढ़े लिखे थे। उन्होंने लड़की को कुछ सोच समझ कर ही BA तक की शिक्षा प्राप्त करवाई होगी, लेकिन लड़कों वालों के सामने न जाने वो क्यों झुकना चाहते थे। जैसे उमा के लिए कोई और रिश्ता नहीं मिलेगा, उन्होंने उसको लड़के वालों के सामने 10वीं पास बताया था। जब गोपाल प्रसाद आते हैं तो वह उनके स्वागत में लग जाते हैं। रामस्वरूप दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से करते हैं कि पहले कैसा होता था और अब कैसा होता है। अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद नाश्ता करने के बाद अब बोलते हैं,
अच्छा तो साहब बिज़नेस की बात की जाए, क्या लड़की की शादी कोई बिज़नेस होती है? वह शादी विवाह को एक बिज़नेस मानते थे। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं, तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है। मतलब उनके मन में लालच भरा हुआ था, किसके? गोपाल प्रसाद के। रामस्वरूप इतने अपनी बेटी उमा को बुलाने के लिए बाहर जाते हैं, तभी उनके पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत बुरी नहीं लगती, मकान भी अच्छा है, हैसियत भी अच्छी है, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी लड़की का रिश्ता तय करने नहीं बल्कि वो बिज़नेस करने आए हैं। वे अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं। रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं तो रामस्वरूप कहते हैं वह तो आप खुद देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद जब रामस्वरूप से उसकी लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं तो रामस्वरूप कहता है कि आप उसको खुद ही देख लीजिएगा। फिर जन्मपत्रियों के मिलाने की बात चलती है तो रामस्वरूप कहते हैं मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। वो कहते हैं उनके मन में चोट था क्योंकि उनकी लड़की बीए पड़ी हुई थी तो उसे उम्र का पता चल जाता, तो वो इस बात को गोपाल प्रसाद के टाल देते हैं जन्मपत्री की और कहते हैं कि मैंने जन्मपत्री को भगवान के चरणों में रख दिया है, तो आप उसे समझे कि वो जन्मपत्री आपस में इनकी मिल गई है। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछना चाहते हैं। वह कहते हैं हमें तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, मुझे उससे नौकरी तो करानी नहीं है। वह कहते हैं कि हमें तो मैट्रिक पास चाहिए, मीन्स 10th पास चाहिए, हमें उससे नौकरी नहीं करानी है। उमा को बुलाने पर सिर झुकाए और हाथ में पान की तस्तरी लिए आती है। इतने में उमा सिर झुकाकर और हाथ में पान की प्लेट लिए आ जाती है कमरे में। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं चश्मा। चश्मा कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों को लगा होता है। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों आश्चर्य पड़ जाते हैं और एक साथ बोलते हैं चश्मा। रामस्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं और रामस्वरूप उमा के पिताजी चश्मे की लगाने की वजह को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। रामस्वरूप की बात से शंकर और उसके पिताजी गोपाल प्रसाद दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल चेहरे की छवि देखते हुए गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल चेहरे की छवि को देखते हुए उसे गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। सितार उठाकर उमा गीत सुनाती हुई उमा की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो वह उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। इतने में क्या होता है, तब तक तो उमा की नज़रें झुकी हुई होती हैं। जब वह सितार बजा रही होती है तो उसकी अचानक नज़र शंकर पर पड़ जाती है और वह उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। फिर उमा से उसकी पेंटिंग सिलाई के बारे में पूछा जाता है। इसका उत्तर रामस्वरूप दे देते हैं। उमा से गोपाल प्रसाद के द्वारा उसकी सिलाई पेंटिंग क्या क्या सीखा हुआ है इस विषय में पूछा जाता है। इसका उत्तर रामस्वरूप खुद ही दे देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में पूछते हुए उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। उससे पूछते हैं कि मतलब उसने मैट्रिक तक की शिक्षा 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है तो क्या उसे कोई इनाम विनाम भी कॉलेज में या स्कूल में मिला है, तो ये बात उमा को ही उत्तर देने के लिए बोलते हैं। रामस्वरूप भी उमा से ही जवाब देने के लिए कहते हैं। उसके पिताजी भी इस बार उमा से ही उस बात का जवाब देने के लिए कहते हैं और मजबूत आवाज़ में मैं क्या जवाब दूँ बाबूजी। और उमा बोलती है अपनी आवाज़ को बुलंद रखते हुए बोलती है कि मैं क्या जवाब दूँ बाबूजी। जब कुर्सी मेज बेची जाती हैं तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, केवल ख़रीदार को दिखा देता है, पसंद आ जाए तो अच्छा वरना। रामस्वरूप उसकी इस बात से उसे डांटते हैं उमा को। उमा अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे ख़रीदने आए हैं ना, ज़रा इनसे तो पूछिए तो कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनके चोट नहीं लगती है, लड़कियां मजबूर भेड़ बकरियां हैं क्या जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर रामस्वरूप बाबू क्या आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। अब उमा को जब उसकी असलियत याद आ जाती है तो वह भी सवाल जवाब करने लग जाती है और इस बात पर रामस्वरूप से गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर बोलते हैं क्या तुमने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे बुलाया था। उमा आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई। कितनी देर से आप मेरे बारे में जो पूछ रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, क्या इसमें मेरी बेइज्जती नहीं हुई।
ज़रा आप अपने शहजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहाँ कैसे भगाए गए थे। उमा पीछे से कहती है, जाइए, ज़रूर जाइए, घर जाकर ज़रा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। इतने में जब वो बोलती है, उन्हें गुस्सा आ जाता है गोपाल प्रसाद का और वह शंकर को लेकर वहाँ से भाग उठते हैं। उमा उनके जाते जाते पीछे से बोलती है, जाइए जाइए, ज़रूर जाइए, घर जाकर ज़रा अपने बेटे से ये पता लगा लीजिएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद उनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। यहाँ प्रेमा आती है। उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप बड़े खड़े हो जाते हैं। रतन आता है, बाबूजी, मक्खन, सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। एकांकी समाप्त हो जाती है। अंत में प्रेमा भी बाहर आ जाती है। इतने में जो नौकर रतन था वो मक्खन लेकर आ जाता है और सब रतन की तरफ देखने लग जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर वहाँ से जा चुके हैं। इतने में एकांकी समाप्त हो जाती है। आपने देखा कि कैसे लड़की के जीवन को एक बिजनेस मान लिया जाता है कि उसे उसकी पढ़ाई करने का भी हक नहीं दिया जाता। क्या ऐसा होना चाहिए समाज में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी नामक नाटक का नाम लेखक ने बिल्कुल सही दिया है। मनुष्य के जीवन में मान सम्मान उसके लिए अति आवश्यक है। मान सम्मान ही उसे समाज में गर्व से खड़ा रखता है और वह समाज के सम्मुख स्थान दिलाता है। उसका मान सम्मान उसकी रीढ़ की हड्डी के समान होता है। उमा ने शंकर के इस मान सम्मान विहीन जीवन पर प्रहार किया है। शंकर एक बिगड़ा हुआ लड़का है। पढ़ाई के स्थान पर लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाना व वहाँ पर अपमानित होकर भगा दिया जाना शर्म की बात है। ऐसे लड़के ऐसे पति की कल्पना भी नहीं कर सकती। उमा ने शंकर के इसी तथ्य को उजागर कर उसे रीढ़ की हड्डी से विहीन बताया है कि ऐसे लोगों की क्या रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इस नाटक के नाम की सार्थकता इसी बात से सिद्ध होती है।